हेलो बच्चों, आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कूलम्ब्स लॉ का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम्ब्स लॉ। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, खास करके अच्छे कॉन्सेप्ट में, अच्छे प्रॉब्लम में इसका एप्लीकेशन होता है। देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम लोग सिंपली वेक्टर की बात करते हैं और हम लोग इसमें वेक्टर एडिशन करते हैं। ये मैं बार बार कहता हूं कि पूरे फिजिक्स में मेजर रूप से दो ही कंसेप्ट है। कौन कौन सा? वेक्टर कंसेप्ट और वेरिएबल कंसेप्ट। जहां भी आपको लगेगा कि यह थोड़ा बढ़िया कंसेप्ट है, दमदार कंसेप्ट है, तो वहां दो ही की बात आएगी, या तो वह वेरिएबल कंसेप्ट होगा या तो वह वेक्टर कंसेप्ट होगा अकॉर्डिंग टू मी। ऐसा नहीं कि किताब कहता है कि दो ही कंसेप्ट है, ठीक है, हाँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस जहां भी बढ़िया कंसेप्ट आता है तो बस यही दो कंसेप्ट आपके पास आता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या करते हैं। तो सबसे पहली बात, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में किसी भी पार्टिकुलर चार्ज पर हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं रिमेनिंग चार्ज के कारण। बाकी 3 चार्ज हो, 4 चार्ज हो, उसके कारण किसी एक चार्ज पर हम लोग क्या करते हैं? रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, और यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में करते हैं। तो कहने का मतलब सिंपली ये वेक्टर एडिशन है। क्या है? ये वेक्टर एडिशन है। अब जरा डायग्राम को समझिए। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q1 है, और इस पर क्या रिजल्टेंट फोर्स होगा बाकी चार्ज के कारण। तो इसके अलावा बाकी कितना चार्ज यहां पर है? 3 चार्ज है। एक Q2 है, फिर यहां पर ये Q3 है, और फिर यहां पर ये Q4 है। तो इसके सिवा बाकी 3 चार्ज हैं। तो इस पर जो है बाकी 3 चार्ज के कारण क्या रिजल्टेंट फोर्स होगा, यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। आई बात समझ में? किसी पर्टिकुलर चार्ज पर बाकी चार्जेज के कारण क्या फोर्स लगेगा, क्या रिजल्टेंट फोर्स होगा, यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हम यहां पर हम बात कर रहे हैं इस चार्ज पर Q1, मान लीजिए कि आपका मेन चार्ज है Q1, और इस पर हम जानना चाह रहे हैं कि बाकी चार्जेज के कारण क्या फोर्स होगा, बाकी चार्ज के कारण। तो सबसे पहले मैं यहां पर Q2 की बात करता हूं कि साहब Q2 के कारण Q1 पर क्या फोर्स लगेगा, Q2 के कारण Q1 पर क्या फोर्स लगेगा। तो बोलो, सबसे पहले डायरेक्शन की बात, इसके कारण इस पर मतलब Q1 पर Q2 के कारण जो फोर्स होगा इसका क्या डायरेक्शन होगा, क्या डायरेक्शन होगा? इधर लगेगा, रिपल्सन होगा, इसलिए इसका डायरेक्शन इधर लिया गया है, रिपल्सन। और इसका नाम हमने दिया F12। तो F12 का मतलब हुआ फोर्स ऑन चार्ज Q1 और ड्यू टू चार्ज Q2। आई बात समझ में? F12 का मतलब हुआ फोर्स ऑन चार्ज Q1, जिस पर लगता है वो पहले और जिसके कारण वो बाद में। तो F1 और 2, F12 ये हुआ। आई बात समझ में? तो फिर देखिए यहां पर, आइए इसको हम लिखते हैं। सबसे पहले फोर्स ऑन द चार्ज Q1 किसके कारण निकालना है साहब? किसके कारण निकालना है? ड्यू टू Q2 के कारण। यहां पर F12 और यहां पर ये जो है वेक्टर साइन लगेगा, तो इसके कारण तो क्या यहां पर फोर्स लगेगा बताइए? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ 1/4 Q1 Q2 और नीचे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह जो डिस्टेंस है, ठीक है, R12
R12 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर मान लो वेक्टर सिंबल दें और यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो यूनिट वेक्टर R12 का यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, यही ना, R12 का यूनिट वेक्टर। और यहाँ जैसे ही अब स्क्वायर हो गया, स्क्वायर जब हो गया तो वेक्टर साइन यहाँ से अब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिला साहब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और नीचे R12 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर जो है एक यूनिट वेक्टर लगा दीजिए R12 का कैप। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? तो यह जो फोर्स हुआ किस पर, चार्ज 1 पर, किसके कारण, 2 के कारण, है ना, मतलब Q2 के कारण। अब इसी तरह से ध्यान रखना है। सिमिलरली फिर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर Q3 के कारण इस पर फोर्स कितना लगेगा, Q1 पर, किसके कारण, Q3 के कारण। बोलिए तो Q1 पर Q3 के कारण कितना लगेगा। अब यहाँ पर डायरेक्शन तो स्पष्ट है, रिपल्सन होगा, तो यहाँ पर ये इधर लग गया, ये रिपल्सिव फोर्स होगा, यहाँ डायरेक्शन आपका इधर चला गया, मतलब F13 इधर चला गया डायरेक्शन। बोलिए कोई तकलीफ इसमें? अब लगेगा कितना, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं फोर्स ऑन द चार्ज, किस पे, फोर्स ऑन द चार्ज Q1 पर ही निकालना है, किसके कारण साहब, Q3 के कारण। अब इस फिर देखो यहाँ पर फोर्स ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू Q3, फोर्स ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू Q3। तो यहाँ देखिए फोर्स ऑन द चार्ज Q1 किसके कारण, 3 के कारण, तो इसको क्या लिखेंगे, F13 लिखेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर Q1 इंटू Q3 और नीचे क्या हो जाएगा, R13 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या देंगे, R13 कैप, यही ना देंगे, क्लियर है। अब यहाँ पर फिर देखो, यहाँ फोर्स ऑन द चार्ज Q4, उसी तरह से सिमिलरली करना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, F14, यही ना होगा, F14 को क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे Q1, अब इसके बीच का फोर्स है साहब, Q1 और Q4 के बीच का फोर्स है, ये Q4 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है Q1 Q4 और नीचे क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पर R14 का होल स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर क्या लगाएंगे, यूनिट वेक्टर क्या लगाएंगे, R14 का कैप लगाएंगे। आई बात समझ में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स के लिए क्या करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज Q1 निकालना है। क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज Q1 क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज Q1। चूंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, हमने क्या कहा, इसमें क्या निकालते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर बाकी बाद जितना भी चार्ज है, बाकी बाद जितना भी चार्ज है, सभी के कारण उस पर जो भी रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वही कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आई बात समझ में, वही कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तब यहाँ पर देखिए रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज Q1। अब ये बताइए, तो यहाँ पर Fr हो जाएगा वेक्टर साइन, और Fr को हम लोग क्या देंगे, पहले बोलते चलिए, F12 प्लस F13 प्लस F14। अब अगर मन में हो कि और भी ज्यादा चार्ज होगा, जैसे मान लीजिए Q4 के बाद Q5 हो जाए, Q6 हो जाए, और भी हो जाए, तो कोई बात नहीं, और यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कर देंगे। आई बात समझ में, ये बात क्लियर हो गया, कोई तकलीफ इसमें, ठीक बात है। तो अब यहाँ पर रिजल्टेंट निकालना है, तो अब सबका वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे।
F12 का वैल्यू बोलिए, अब यहाँ लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और नीचे R12 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये R12 का कैप। और फिर इसके बाद F13 कितना है, तो यहाँ आइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फिगर आप बना हुआ है ना, तो चलिए अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 और नीचे क्या R13 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर R13 का कैप। आई बात समझ में। और फिर इसके बाद F14 मतलब जो F14 जो है आपका लास्ट फोर्स, इसको भी ऐड करना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 और नीचे क्या हो जाएगा R14 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या लेंगे फिर R14 का कैप। बोलो कोई तकलीफ इसमें, ये समझ गए। तो अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स लिखने के लिए ऐसे तो यही आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से होता है, लेकिन अगर फिर आप चाहें तो इसमें जो कॉमन निकलता है आप उसको निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या कॉमन निकल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और बाकी अगर इस चार्ज में देखिएगा तो शायद Q1 भी आपका यहाँ पर ये निकल रहा है, ठीक है, लेकिन रहने दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को निकाल दीजिए, बाकी रहने दीजिए, है ना। Q1 निकलेगा, बाकी Q2 तो आपका नहीं निकलेगा, ठीक है। तो Q1 Q2 और नीचे R12 का होल स्क्वायर और R12 का यूनिट वेक्टर, फिर यहाँ पर Q1 Q3 R13 का होल स्क्वायर, उसके बाद R13 का यूनिट वेक्टर, फिर यहाँ पर Q1 Q4 और नीचे क्या हो जाएगा R14 का होल स्क्वायर और यहाँ पर R14 का कैप। तो यही यहाँ पर ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार ये होता है, मतलब सबका क्या हो गया साहब वेक्टर सम हो गया। क्या हो गया, सबका वेक्टर सम हो गया। तो सबको अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर जो भी रिजल्टेंट होगा यही यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। आई बात समझ में। तो हमने क्या किया फिर एक बार सुनिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या करते हैं, किसी एक पार्टिकुलर चार्ज पर बाकी जितना भी चार्ज हो सकता है, वो 3 चार्ज हो 4 चार्ज हो, सभी के कारण क्या करते हैं रिजल्टेंट फोर्स को निकालते हैं। क्या करते हैं, सभी के कारण रिजल्टेंट फोर्स को निकालते हैं इन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या एप्लीकेशन होता है, वो हम इसके बारे में बात करेंगे। इसका आपको टिप्स देंगे कि किस तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन प्रॉब्लम में किया जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम तो बाद में बताएंगे ही, लेकिन किस तरह का एप्लीकेशन प्रॉब्लम में किया जाता है इसकी बात करेंगे। ये लिखा हुआ है सबका हो गया है। तो अब यहां पर देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं भी सपोज मान लीजिए यहां पर ये प्लस क्यू चार्ज है, यहां माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये क्या है मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि इस चार्ज पर मतलब प्लस क्यू चार्ज पर ये आपका जो है मान लेते हैं सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इस चार्ज पर किस पर निकालना है, यहां पर ये जो क्यू चार्ज है पॉइंट ए पर जो चार्ज है इसके कारण बाकी दो के कारण रिजल्टेंट फोर्स निकालिए, बाकी दो के कारण रिजल्टेंट फोर्स निकालिए। और यह एक बढ़िया क्वेश्चन होता है। तो आप क्या करेंगे इसमें जरा
देखिए तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो देखिए इसका कैसे एप्लीकेशन होगा। तो ये बताइए कि इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा, डायरेक्शन क्या होगा इसका, इसके कारण इस पर फोर्स किधर, रिपल्सन होगा ना जनाब, रिपल्सन होगा तो नीचे आएगा। मान लिया चलिए एक फोर्स लगा आपका F1, ठीक है, और सभी हम आइडेंटिकल चार्ज दिए हुए हैं, सिर्फ यहाँ पर ये माइनस दिए हुए हैं, बाकी ये भी Q, ये भी Q और ये माइनस Q, ठीक है। अब ये बताइए कि इसके कारण जिस पर फोर्स लगेगा वो किधर होगा, एट्रैक्शन होगा, मतलब इधर लगेगा, इसको मान लेते हैं F2। तो ये हो गया आपका F1 और ये हो गया आपका F2। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, ये F1 हो गया और ये F2 हो गया, और निकालना क्या है इसका, रिजल्टेंट निकालना है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, किसी एक चार्ज पर, एक चार्ज कौन सा ये है, बाकी दो के कारण रिजल्टेंट फोर्स आपको निकालना पड़ेगा। आपको इस चार्ज पर फोर्स निकालना है तो बाकी दो के कारण रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो ये भी क्या होगा, इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ही तो यूज हुआ, मतलब F1 इधर F2 इधर, और रिजल्टेंट फोर्स के लिए Fr के लिए क्या करना पड़ेगा साहब, F1 प्लस F2। लेकिन ये वेक्टर एडिशन होगा, क्या होगा, वेक्टर एडिशन होगा। तो जरा ध्यान देने की बात ये है, अब मान लो हमने कहा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सब कितना होगा, 60 होगा। अब क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने थोड़ा इसको और दे दिया डाटा आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये मान लीजिए कि डिस्टेंस कितना है, r है। अब ये एंगल आप लोग बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये बताइए कि F1 का वैल्यू कितना होगा, F1 का वैल्यू कितना होगा, F1 का वैल्यू, F1 जो फोर्स है इस चार्ज पर, इसके कारण इस दोनों के बीच कूलम्ब्स लॉ को लगा दीजिए, 1/4 का एप्सिलॉन नॉट Q into Q नीचे R स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/4 का एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। कोई तकलीफ इसमें। फिर अब F2 का वैल्यू बताइए तो साहब कितना होगा, 1/4 का एप्सिलॉन नॉट, हाँ बोलिए साहब कितना होगा, Q into Q, मतलब माइनस लेंगे लेकिन माइनस को फाइनली हटाएंगे, मॉड लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, और नीचे क्या आपका डिस्टेंस स्क्वायर, तो 1/4 का एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड जैसे ही लेंगे तो आपका माइनस हट जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड लेना है, इन मैग्नीट्यूड, आई बात समझ में। तो दो फोर्स मिल गया और दोनों का क्या करना है साहब, रिजल्टेंट निकालना, दोनों का क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना। अब यहाँ पर गौर से देखिए तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, और कितना है, तो 1/4 का एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब आपके पास क्या हो गया, दो फोर्स है, दो फोर्स है, दोनों का रिजल्टेंट निकालना। क्या करना है, दो फोर्स है, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट के लिए अब आपके पास जो वेक्टर का फॉर्मूला है ये लगा दीजिए। अगर हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स अगर आपको निकालना है, Fr का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या तरीका होता है साहब, रूट अंडर F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर टू F1 F2 अकॉस कॉस कितना, इस दोनों के बीच का एंगल कितना, एंगल कितना है, पक्का एंगल कितना है, 120 डिग्री। बात समझ में आया ना, क्योंकि सब 60 था, ये कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। तो जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है उसको हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ पर रूट अंडर F1 का स्क्वायर, और खास बात यह है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, कोई एक मान ले तो कोई एक मान लेते हैं, F1 ही मान लेते हैं, F1 का स्क्वायर, उसके बाद 2 F1 का स्क्वायर, और cos 120 कितना, cos 120 माइनस हाफ, ये इससे हो गया साफ। तो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर और माइनस F1 स्क्वायर, ये भी हो गया साफ, माइनस F1 स्क्वायर। देखिए तो कितना मिल गया, रूट अंडर F1 स्क्वायर, मतलब खाली F1 हो गया।
तो कहने का मतलब रिजल्टेंट फोर्स तो बड़ा आसान है, आ गया। सिर्फ F1 जो बचा बस वही आपका आंसर है। तो रिजल्टेंट फोर्स की जब हम बात करेंगे तो जरा देखिए, रिजल्टेंट फोर्स के लिए क्या हो जाएगा साहब, Fr कितना आया, F1 आ गया। बस यही जो F1 का वैल्यू हम लोग निकाले हैं वही आंसर हो जाएगा। तो कितना आंसर हो गया साहब, F1 का वैल्यू कितना है, 1/4πε0। बस हो गया, बस यही आंसर हो गया और यही आपका रिजल्टेंट हो गया। दिस इज द आंसर। बोलो कोई तकलीफ इसमें? क्योंकि यहाँ पर ये हम लोग साबित कर चुके हैं कि रिजल्टेंट किसके बराबर है, F1 के बराबर है। आई बात समझ में? रिजल्टेंट किसके बराबर है, F1 के बराबर है। तो हम लोग क्या देखे इसमें, यहाँ भी तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही लगा कि नहीं। तो यहाँ पर एक चार्ज ये था A पर, बाकी दो के कारण रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ा आपको, ठीक है। बाकी और बढ़िया क्वेश्चन अगर होगा तो वहां पर किसी तीन चार्ज के कारण बात करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो काम वहां पर भी वही होगा कि F1 निकालना होगा, F2 निकालना होगा, F3 निकालना होगा और फिर जाकर के हम लोग रिजल्टेंट को निकालेंगे। आई बात समझ में? तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? तो चलिए ठीक, आज इतना ही से हम लोग नेक्स्ट डे। और आपको अगर फायदा हुआ हो तो क्या करना है, हाँ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।